हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको एक और चैप्टर रिवाइज कराने जा रहा हूं बेटे। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि AS10 हमारा है PPE के ऊपर, और इसका पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और नंबरिंग वाइज ये हमारा 18वां रिविजनरी वीडियो है। मैं इससे पहले आपको 17 चैप्टर के रिवीजन दे चुका हूं बेटे। और AS10 के बाद एक और चैप्टर रिवाइज कराऊंगा आपको, AS26 इंटेंजिबल्स का। और इंटेंजिबल्स का रिवीजन रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास टोटल 19 चैप्टर के रिवीजन पहुंच जाएंगे। तो जितने भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे आपको दे चुका हूं। तो आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे बात करेंगे, लेकिन मुझे शुरुआत में दो बातें बतानी है। पहली, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नोट्स नजर आ रहे हैं, ये कौन से नोट्स हैं? ये वही नोट्स हैं जो मैंने आपको रेगुलर बैच में क्लास में लिखवाए थे और आपने कॉपी में नोट किए थे। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी क्लास कॉपी खोलनी चाहिए। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखवाया था मैं उसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है वैसे रिवाइज करोगे तो जल्दी आपकी चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा। मैं अभी फ्लो चार्ट बना दूंगा, मिसमैच हो जाता है फिर सब कुछ। तो हम क्लास की कॉपी से रिवीजन लगाएंगे, जैसे जैसे हम लिखते आए हैं वैसे वैसे हम रिवीजन लगाते जाएंगे। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास का नहीं है और वो ये वीडियो देख रहा है, उसके पास तो ये नोट्स है नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड नजर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर जाएं, उस पर एक मैसेज पिन किया हुआ है, उसमें सारे नोट्स पड़े हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, मैं बहुत स्लो बोलता हूं बेटे, मेरी टीचिंग का टेक्सचर ये है, मैं स्लो बोलता हूं। ना तो मैं गाने गाता हूं, ना मैं कॉमेडी करता हूं, ना मैं डांस करता हूं, क्योंकि ये काम कपिल शर्मा का है कॉमेडी करने का। मेरा काम है टीचर का, पढ़ाने का। मैं स्लो बोलता हूं, सिंसेरिटी से पढ़ा रहा हूं, वही टेक्सचर यहां मेंटेन होगा। अगर किसी बच्चे को लगे मेरी स्पीड कम है, जो आपको लगेगा ही कि सर स्लो बोल रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें प्लीज। आप उसको 1.5x पे देखना चाहते हैं उस पर देख लें, जैसे आप पेन ड्राइव क्लासेस में देखते हैं। मेरे को सारे बच्चे 1.5x पे ही देखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक आपने स्पीड एडजस्ट करनी है बेटे। और मैं आपका AS शुरू करने जा रहा हूं। मेरे पास है बेटे इस वीडियो में सबसे पहले पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 1 क्या है? ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जहां से मैंने शुरू किया था क्लास में। और मैंने क्लास में सबसे पहले आपको बताया था एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर, जो मैं हर AS में बताता हूं और साथ में लिखता भी हूं कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बेटे 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हुआ। और ये डेट आपको 2016 क्यों नजर आ रही है? AS तो बहुत पुराना है ये, क्योंकि 2016 में इसको रिवाइज किया गया था। पहले इसका नाम होता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और 2016 में इंस्टीट्यूट ने इसको पूरी तरह से रिवाइज कर दिया था और इसका नाम हो गया PPE। और शेड्यूल 3 के अंदर भी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड में आते हैं नॉन करंट एसेट, सबसे पहले उसमें पहला आइटम होता है PPE। तो मैं बैलेंस शीट में भी चेक कराता हूं कि PPE के ऊपर AS10, इंटेंजिबल के ऊपर AS26, इन्वेंट्री पे AS2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे AS3, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर AS13, हर चीज के ऊपर एक AS बना हुआ है। बैलेंस शीट का हर एलिमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे PPE पे। खैर बात तो कर चुके, हम तो रिवाइज करेंगे। तो ये AS 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हुआ बेटे, और इसकी नेचर है मैंडेटरी। मैंडेटरी फॉर ऑल। ऑल का मतलब कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में दो आते हैं, SMC नॉन SMC। नॉन कॉर्पोरेट लेवल 1 2 3 4, 2 3 4 को हम MSME भी लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखवाई हुई हैं पहले लेक्चर में, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन AS वाले में। चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर AS10 एप्लीकेबल नहीं है तो किसके ऊपर नहीं है? उन कंपनीज पे जो IND AS 16 लगा रही हैं। सिर्फ वो कंपनीज जो IND AS 16 लगा रही हैं वो AS10 नहीं लगाएंगी, क्योंकि स्टेटमेंट तो एक ही लगेगी, यहां तो AS लगेगा या IND AS लगेगा।
और इंडियस भी आपको पता है, इंडिया में दो ही तरह की कंपनीज पे लगते हैं, या तो लिस्टेड एंटिटीज पे, और अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो और उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, वो इंडेस लगाती है। तो एएस का एप्लीकेशन किसके ऊपर है? उन कंपनीज पे जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है। पूरी बात आपको समझाई हुई बेटे, ये लिखवाई हुई है। फिर मैंने आपको क्लास में मीनिंग बताया था बेटे, मैंने कॉन्सेप्ट 2 में मीनिंग से स्टार्ट किया था। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि क्या काम आएगा हमारे, डेफिनेशंस क्या है जो आगे काम आएंगी इस एएस के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं आउट ऑफ स्कोप, फिर हम एएस पे चर्चा शुरू कर देते हैं। हर एएस को हमने ऐसे ही पढ़ा था, सिस्टम ही है। तो मैंने कॉन्सेप्ट 2 के अंदर आपको डेफिनेशन बताई थी, मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और मैंने एक बात बताई थी बेटे आपको कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये जो इनटेंजिबल हैं, इनमें क्या क्या आता है? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये सारी चीजें, और ये हम डिस्कस करते हैं एएस 26 में। इसके लिए एक अलग एएस है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की, तो इसमें क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका फर्नीचर, आपके फिक्सचर्स, आपके व्हीकल्स, वो सारी चीजें। और इनको हम आजकल नाम देते हैं पीपीई का, और इस पे हम लगाते हैं AS10। और एक मजे की बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, कुछ भी है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये मीनिंग नहीं है। अगर आपको पीपीई का मीनिंग पढ़ना है, अगर आपको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग पढ़ना है, दोनों एक ही बात है, तो आपको कंडीशंस को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में साफ साफ लिखा हुआ है, आप हमारी 4 कंडीशन पूरी कर दो, आप हमारी 4 कंडीशन पूरी कर दो, और आप अपनी एसेट को बैलेंस शीट में पीपीई की हेडिंग में शो कर सकते हैं। यानी कोई भी एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आप दिखाना चाहते हैं तो आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ये तो एग्जांपल्स हैं। इनटेंजिबल, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन। टेंजिबल, कैन बी टच्ड, कैन बी सीन। ये तो बेसिक चीजें हैं, तो आप 11वीं कक्षा में पढ़ लेते, इसलिए मैंने बोला नहीं इसके ऊपर। क्लास में तो हम डिस्कशन करते ही हैं। मैं बात कर रहा हूं कंडीशंस की, कि ऐसी कौन सी एसेट है जिसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ग्रुपिंग में शो कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और उसके लिए मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी बेटे। कंडीशन 1, कंडीशन 1 2 बार पढ़ी थी हमने, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। और एक बात बताई थी कि ये सारे कंडीशन जरूरी हैं, ऑल आर मैंडेटरी। सिर्फ कंडीशन 1 में 2 चॉइसेस हैं, इधर ए और बी, लेकिन बाकी सब कंडीशन, ये मतलब प्लस प्लस प्लस, सारे कंडीशन जरूरी हैं, 1 2 3 4। पहली कंडीशन, अगर आप किसी भी एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानना चाहते हैं तो इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। ये आपके लिए हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। मैं स्क्रीन पे लगाता हूं, ठहरो, आप स्क्रीन पे चेक करते रहो। मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, हेल्ड फॉर यूज, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। कहां? किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, और चाहे आपका सेलिंग डिपार्टमेंट हो। आपकी एसेट फैक्ट्री में यूज हो रही है, आपके शोरूम में यूज हो रही है, या आप सेल के टाइम पे उसको यूज करते हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में यूज होनी चाहिए, हेल्ड फॉर यूज। लेकिन एक कंडीशन और बताई थी, इट शुड नॉट बी हेल्ड फॉर रीसेल पर्पज। खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। अगर आप किसी भी एसेट को रीसेल पर्पज के लिए लेके आते हैं, फिर वो आपकी इन्वेंट्री है, उस पर AS2 लगेगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रीसेल के इरादे से नहीं रखते हम, यूज के इरादे से लेके आते हैं, हम इनको यूज करेंगे। अब मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मेरा कैमरा, मेरे कंप्यूटर्स, मेरी लाइट, मेरा पंखा, मेरे AC, मेरा टेबल, मेरा ये पेन, ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूं? आपको क्लास डिलीवर करने के लिए यूज कर रहा हूं। क्या मैं इसमें से कोई भी चीज रीसेल करूंगा? नहीं, मैं यूज करता रहूंगा। इसी तरह से बिजनेसमैन होता है बेटे, वो अपनी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, कंप्यूटर लगाता है, फैक्ट्री में
अपने शोरूम के अंदर फर्नीचर, स्टाफ के बैठने की व्यवस्था करता है। सेल के अंदर आपके डिलीवरी वैन्स हैं, आपके पास व्हीकल्स हैं जो माल डिलीवर करते हैं। आपके बिजनेस में यूज होना चाहिए वो एसेट। आप उसको बेचेंगे नहीं, इस्तेमाल करते रहेंगे, और अगर इस्तेमाल करेंगे और वो टेंजिबल है तो वो आपका पीपीई है। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन है, इट शुड बी हेल्ड फॉर रेंटल पर्पज। फॉर रेंटल पर्पज आप उस एसेट को यूज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप किराए पे दे दो। आपके पास कोई मशीन है, आपके पास कार है, आपके पास ट्रक है, आपके पास कोई भी एसेट है जिसको आप लेट आउट करके किराया कमा लेंगे, तो या तो खुद यूज करो या फिर उसको किराए पे दो। तो रेंटल वाले एसेट्स भी पीपीई की हेडिंग में आते हैं। बस एक बात याद रखना, एक एसेट है जो रेंटल के लिए रखी जाती है लेकिन AS10 में नहीं आती, वो मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के दायरे में आती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल कवर करता है आपका, और रेंटल फ्रॉम प्रॉपर्टी वहां कवर होती है। और ये रीजन है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल को हम कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। अगर कोई भी एसेट आप रेंटल के लिए लेके आते हैं एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो AS10 में है और वो पीपीई में ही दिखेगी आपको। लेकिन आपके पास कोई दुकान है, फ्लैट है, या कोई जगह है आपके पास जो आप किराए पे देके किराया कमा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और वो AS13 देखेगा। तो बिल्डिंग का या लैंड का जो रेंट है वो कवर नहीं करते हम यहाँ पे, वो AS13 देखेगा। बाकी सब रेंटल यही आते हैं। मेरे पास, मैंने 10 गाड़ियां खरीदी, 10 की 10 गाड़ियां किराए पे लगा दी। आप कंस्ट्रक्शन की साइट्स देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स की, वहां पे हैवी मशीनरी यूज हो रही होती है, वो सब किराए पे आती है, तो जिसने किराए पे दी है वो उसको पीपीई में शो कर रहा होगा। तो या तो आप उसको यूज करो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिपार्टमेंट में, रीसेल का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, या फिर आप उसको रेंटल पर्पस पे दो। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो रखोगे ना, या तो खुद यूज करो या किराए पे दो। दूसरी कंडीशन बेटे, कंडीशन नंबर 2, जिस एसेट को आप बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में जगह देना चाहते हैं उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। और अगर किसी एसेट की लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब वो दो बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं, वो दो बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगाओगे फिर आप। तो ऐसे एसेट्स को सेम ईयर में राइट ऑफ कर देना चाहिए, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। तो जितने भी आपको एसेट्स बैलेंस शीट में दिखते हैं उनकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा ही होती है, तो वो मल्टीपल बैलेंस शीट में दिखेगी, फिर डेप्रिसिएशन भी सीखते हैं हम उसके ऊपर। अगर किसी एसेट की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है, वो नेग्लिजिबल एसेट होगी, आप उसको बैलेंस शीट में क्यों संभाल के रखना हमने। हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए या फिर रेंटल पर्पज के लिए होना चाहिए, लाइफ उसकी 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक कंडीशन और बताई थी, उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट होना चाहिए। कॉस्ट का एस्टिमेट कि ये एसेट आपको कितने में पड़ी। मैं कोई गाड़ी खरीद के लाता हूं, मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाता हूं, मैंने कोई बिल्डिंग अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई है, मुझे पता होता है मैंने कितने पैसे दिए हैं। आपको कॉस्ट का आइडिया होना चाहिए। अगर कॉस्ट का आइडिया ही नहीं है तो एंट्री कैसे पास करोगे, क्योंकि एसेट खरीदने की एंट्री होती है पीपीई, अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको यही नहीं पता कितने में खरीदी है तो आप एंट्री कैसे पास करोगे। एंट्री पास नहीं करोगे तो बुक्स में कैसे आएगी। तो कोई अंदाजे से थोड़ा ना लिख सकते हो आप कोई भी चीज, उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए कि ये एसेट कितने की पड़ी है आपको। एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली बार एंट्री पास करना, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उसका कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, डेप्रिसिएशन कुछ तो करोगे बाद में। जब कॉस्ट ही नहीं पता तो क्या करोगे फिर आप। तो जो एसेट आपको बैलेंस शीट में दिखानी है उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन होना चाहिए आपके पास। और चौथी कंडीशन, जिस एसेट को आप बैलेंस शीट में जगह देना चाहते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ पीपीई, उसके कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। AS28 पढ़ा था आपने इम्पेयरमेंट का, उसमें वैल्यू इन यूज निकालना सिखाया था मैंने आपको, कि अगर हम इस एसेट को यूज करेंगे तो इतने कैश इनफ्लोज मिलेंगे आपको। उसको डिस्काउंट करते थे तो वो वैल्यू इन यूज आता था। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे तभी तो एसेट को, नहीं तो वो फिर वेस्ट है, वो तो लॉस है, राइट ऑफ करके परे मारो। अगर किसी एसेट का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है उसको बैलेंस शीट में क्यों रखना, P&L में डाल के खत्म करो उसको, वेस्ट है वो तो लॉस है, खत्म हो गया।
तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली, या तो यूज के लिए होनी चाहिए या रेंटल के लिए होनी चाहिए। रीसेल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, कॉस्ट का एस्टिमेशन होना चाहिए। चौथा, वो एसेट आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए आपके लिए। और एक चीज मैंने यहां लिखवाई नहीं थी, सिर्फ बोल के बता दी थी आपको, वो टेंजिबल का मीनिंग, कि वो कैन बी टच्ड, कैन बी सीन होनी चाहिए। वो टेंजिबल बच्चों को पता ही होता है। मेनली 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशन पूरी करो, बैलेंस शीट में आप पीपीई शो कर लो। तो जो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आप पीपीई देखते हैं ना, वो कंडीशंस को पूरा करके आ रही होती है। तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब एग्जांपल हैं। मेन तो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको। जब आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया था, फिर मैं आगे बढ़ा था। फिर मैं आ गया था आउट ऑफ स्कोप में। आउट ऑफ स्कोप क्या है? आउट ऑफ स्कोप का मतलब मैंने आपको बताया था कि AS10 कौन कौन से एसेट्स पे नहीं लगता। और मजे की बात, ये जो MTP है, Gen 25 एग्जाम की जो MTP है, उसमें एक MCQ इसी से बनाया है इन्होंने। आपको लगता है ना कि मैं टाइम खराब करता हूं बच्चों का, MCQ यहीं से आया। आप MTP खोल के देखो, जनवरी 2025 की MTP 1 नवंबर सीरीज, उसमें एक MCQ यहां से पूछा गया। उसमें बताओ AS10 किस पे नहीं लगता है। तो लिखवाई हुई बात वहां काम आ गई। तो शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आउट ऑफ स्कोप में 2 चीजों की बात करता है। पहला, बायोलॉजिकल एसेट्स। एक तो बायोलॉजिकल एसेट्स AS10 में कवर नहीं होते, और दूसरा वेस्टिंग एसेट्स। ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स, नेचुरल गैसेस, जितने भी अंडरग्राउंड रिसोर्सेज होते हैं वो AS10 में नहीं आते। क्यों? अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का मेजरमेंट पता ही नहीं होता, साइंटिफिक रिसर्च का काम है। ये तो साइंटिस्ट ही बता सकता है कि कितना तेल है, कितनी गैस है, और कितने आपके खनिज पदार्थ जमीन के अंदर हमें मिलेंगे। और एक मजे की बात, वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर, अच्छा इनको वेस्टिंग एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन रीजनरेटिव होती हैं। एक बार आपने सारा तेल निकाल लिया तो फिर वो भंडार खत्म हो गया, आपको नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। एक लिमिट होती है इसके नीचे। तो जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो खत्म होती जा रही है एसेट। मैंने आपको एक बात मजे की बताई थी कि इसके ऊपर कोई AS है ही नहीं, लेकिन इंड AS है हमारे पास 106, फाइनल में पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर मैं आ गया था बायोलॉजिकल एसेट्स पे। बायोलॉजिकल एसेट्स बेटे 2 तरह के होते हैं। या तो कोई एनिमल होगा, लिविंग एनिमल, या फिर कोई लिविंग प्लांट होगा जिसको ट्री बोल देते हैं। बायोलॉजिकल, लिविंग एनिमल, डेयरी फार्म में जाते हो काउस दिखती हैं, पोल्ट्री फार्म में जाते हैं मुर्गियां दिखती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? भेड़, बकरियां, गायें, मुर्गियां, ये सब लिविंग एनिमल्स हैं, इन पे AS10 नहीं लगता। और एक मजे की बात, बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए कोई AS भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इंड AS 41 है। फाइनल में पढ़ोगे आप, इसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा आपको बहुत प्यार से, अगर आप फाइनल में आओगे मेरे पास तो ये जो लिविंग एनिमल्स हैं ये AS10 के दायरे में नहीं आते। वेस्टिंग एसेट्स AS10 में नहीं आती। ये जितने भी आपके ट्रीज हैं, लिविंग प्लांट और लिविंग ट्री, कौन से? या तो क्रॉप्स होंगी, आपने धान बोया काट लिया, गेहूं बोया काट लिया, दालें बोई काट ली, जितनी फसलें होती हैं ये नहीं आती AS10 के दायरे में। क्रॉप्स उगाया काट लिया, उगाया काट लिया सर। और दूसरा, आपके जो है वुड ट्रीज, कोई टीक ट्रीज है, सागवान का पेड़ है, आपने सागवान का पेड़ लगाया, ग्रो हुआ, काट लिया, लकड़ी बेच दी बाजार में। पाइन वुड ट्री, पेड़ उगाया, लकड़ी काट ली और उसकी लकड़ी मार्केट में बेच दी। वुड ट्रीज ये नहीं कवर होते AS10 में। लेकिन एक ट्री है जो कवर होता है, मैंने आपको बताया था, और वो है बियरर प्लांट। मैंने बताई थी पूरी बात आपको। आप अपने नोट्स पे नजर बनाए रखो, जो क्लास में लिखवाए हुए हैं ये वही है जो मैं आपको बोल रहा हूं। एक ट्री है जो AS10 के दायरे में आता है, वो है बियरर प्लांट। और बियरर प्लांट ये कौन से प्लांट है? इनको बोलते हैं फ्रूट ट्रीज, क्योंकि फ्रूट ट्री को हम उगाते हैं, काटने नहीं।
फ्रूट ट्री कटने के लिए नहीं बनता। आपके पास एप्पल ट्रीज हैं, आपके पास ऑरेंज ट्रीज हैं, आपके पास चेरी का पेड़ है, आपके पास मैंगो के, आपके पास आम का पेड़ है। आपने जो फ्रूट ट्री लगाया है, एक फ्रूट ट्री की लाइफ है 25-30 साल। आपने अगर सेब का पौधा लगाया है, वो 3-4 साल में तो तैयार होता है, फिर वो फ्रूट देना शुरू करता है। तो हम उससे फ्रूट लेंगे, हम उसकी लकड़ी क्यों काटेंगे? तो बियरर प्लांट वो है जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। अरे 25-30-40 साल तक जाता है अगर आप इसको मेंटेन करके रखोगे। मेरे पंजाब में 40 एकड़ के किन्नू के बाग है, मेरे खुद के हैं। 3 साल में तैयार किया मैंने उनको, अब 40 साल तक फ्रूट देता रहेगा अगर मैं उसकी देखरेख करता रहूंगा। तो जब भी किन्नू की फसल आती है, ऑरेंज टाइप का ही होता है, हाइब्रिड होता है ये, पंजाब के लोग तो जानते हैं। हम उसको काट लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। हर साल आएगी फसल। तो एक तो उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, और एक वो हमें देता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वो खुद प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स तो खुद प्रोड्यूस होती है, उगाई और काट ली। वो ट्री खुद ही प्रोड्यूस है, उगाया और काट लिया। फ्रूट ट्री में ऐसा नहीं होता। फ्रूट ट्री उगाते हैं, फ्रूट ट्री कभी नहीं काटते, फसल लेते रहते हैं उससे। ये AS10 के दायरे में आता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अच्छा, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देता है वो AS10 के दायरे में है, और जो ट्री खुद ही प्रोड्यूस होता है वो नहीं आता AS10 में, वो बायोलॉजिकल एसेट है आपकी, वो इंडेक्स 41 में पढ़ेंगे हम। जो क्रॉप्स हैं, जो फूड ट्रीज हैं, वो खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, वो देते कुछ नहीं है, खुद ही कट जाते हैं। ये पूरी कहानी बेटे मैंने आपको यहाँ सुनाई थी। ये देखो, एसेट्स नॉट कवर्ड में बायोलॉजिकल एसेट्स 2 तरह के होते हैं, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट और ट्री। ये 41 में आते हैं। सिर्फ बियरर प्लांट है जो AS10 के दायरे में आता है। ये वेस्टिंग एसेट्स हैं आपके। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी बेटे। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि बियरर प्लांट्स शुड, एक तो इनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए, होनी चाहिए। एक बार आप फ्रूट का कोई पेड़ लगा दो, अगर उसने फ्रूट देना शुरू कर दिया, 25-25 30-30 साल तक वो फ्रूट देता रहता है सर। और एक वो हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, आलमंड्स। ये देखो ट्री के मैंने ड्राइंग भी बना के दिखाई थी आपको। इससे गंदी ड्राइंग नहीं हो सकती, मेरे को आती नहीं ड्राइंग। और ये हमारा बियरर प्लांट शुड नॉट बी, क्या नहीं होता, ये जितने भी वुड ट्रीज होते हैं, टीक ट्रीज, ये नहीं होते बियरर प्लांट। जो क्रॉप्स होती हैं ये नहीं होती, ये तो खुद ही कट जाती हैं। ये पूरी कहानी मैंने सुनाई थी, और एक लेक्चर सिर्फ डेफिनेशन पे निकाला था। फिर हम आगे बढ़ गए थे, फिर हम आगे थे सेकंड लेक्चर में बेटे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब लेक्चर नंबर 2। और मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी इनिशियल रिकॉग्निशन की। यहां से हम AS शुरू करते हैं अपना। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ PP। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब पहली एंट्री पास करना। और पहली एंट्री कब पास करते हैं? जब हम PP परचेज करते हैं। जब तक आप एसेट खरीद के नहीं लाओगे तब तक आप एंट्री कैसे पास करोगे? तो जब हम परचेज करते हैं किसी भी PPE को, तो हम उसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन AS की भाषा में। और मैंने परचेज करने के आपको 6 तरीके बताए थे। आप 6 तरीके से अपनी एसेट को खरीद सकते हैं। पहला, आप कैश में खरीद सकते हैं, पैसे दो एसेट लो। गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी की पेमेंट करो, गाड़ी ले आओ, परचेज बाय कैश। फिर दूसरा बताया था, अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर लो, या तो बनी बनाई बिल्डिंग ले लो या बिल्डिंग खुद बना लो। तो अगर हम खुद बनाएंगे तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन एक और तरीका है। तीसरा, लोन पे ले लो, हायर परचेज बोलते हैं। चौथा, एक्सचेंज कर लो एसेट्स को, पुरानी एसेट दे आओ, नई एसेट ले आओ। पांचवा, अपने शेयर इश्यू कर दो, फिर एसेट ले आओ। और छठा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये मैंने आपको 6 केसेस बताए थे जिसमें हम एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। और मैंने एक एक करके सब डिटेल में कराए और साथ में क्वेश्चंस भी कराए आपको। बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटे आपको। मैं तो क्लास में जल्दबाजी करता ही नहीं हूं, आप सबको पता ही है। फिर हमने शुरू किया था केस नंबर 1, परचेज बाय कैश। ये परचेज करने का पहला तरीका बताया था। जब आप किसी एसेट को कैश में खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको खर्च करनी पड़ती हैं। तो एंटिटीज को प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन सा खर्चा कॉस्ट में जोड़े और उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं, कौन कौन सा खर्चा कॉस्ट में ना जोड़े और प्रॉफिट एंड लॉस में तुरंत राइट ऑफ कर दें। तो मैंने आपको जब परचेज बाय कैश का केस आया था तो 2 हेडिंग्स बना के दी थी, आइटम्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड
while computing cost. आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, मैंने डिटेल में बताया था। ये फर्स्ट पार्ट है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने कॉस्ट की कंप्यूटेशन की थी कि कॉस्ट में क्या क्या लेना है। आपने पहले हमने कॉस्ट को कंप्यूट करना सीखा था। जब कॉस्ट निकल गई थी फिर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आइटम्स नहीं लेने, जो AS10 ने क्लियरली मना किए हैं कि ये खर्चे कॉस्ट में नहीं आते, बाहर रखो, P&L में राइट ऑफ करो। और ये खर्चे आप कैपिटलाइज कर सकते हो। जिन खर्चों को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ सकते हैं हम उनको कहते हैं हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए आपको लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बनवा के दी थी, तो मैं आपको वो ओरली फिर बोलता हूं। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। सबसे पहले आप अगर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो आपने वेंडर को दिया है। मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं, तो मैं मर्सिडीज के शोरूम पे जाऊंगा? नहीं यार, गाड़ी का एग्जाम्पल नहीं देता, लोग चिढ़ जाते हैं गाड़ी के एग्जाम्पल से। मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं वीडियो कोई और बना देगा, गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं। छोड़ो ना, गाड़ी की बात नहीं करते हम। मान लो मुझे कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो मुझे सबसे पहले वेंडर का चुनाव करना पड़ेगा कि मैं किस कंपनी की मशीन लाना चाहता हूं। तो मैंने वेंडर से बात की, तो वेंडर मुझे एक प्राइस कोट करेगा, जी हमारा इतना बेसिक प्राइस है, उसको बोलते हैं परचेज प्राइस, जो पैसे मेरे को वेंडर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। लेकिन एक बात है, ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बिल पे रिफ्लेक्ट होता है आपका, कि जी 10 लाख का माल है, 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, 8 लाख ले लेंगे आपसे। ट्रेड डिस्काउंट वो जो परचेज के टाइम पे बिल पे रिफ्लेक्ट होता है। मैं आपको इन्वेंट्रीज में भी बताता हूं, AS2 में भी, कि ट्रेड डिस्काउंट को कॉस्ट में सेट ऑफ करना है और कैश डिस्काउंट को P&L में लेके जाना है। क्योंकि कैश डिस्काउंट का एक्विजिशन से लेना देना नहीं है, वो सेटलमेंट से लेना देना होता है उसका। तो सबसे पहले लेना है परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर हम इसमें जोड़ते हैं टैक्सेस, GST, कोई भी टैक्स है आपका, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी या टैक्स आपको देना, आप इसमें जोड़ लो। लेकिन कंडीशन एक है, नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। अगर आपने GST पे किया और GST डिपार्टमेंट आपको उसका इनपुट दे देगा कहीं और, मैंने 1 लाख रुपए की ड्यूटी पे करी और जब मैं GST की रिटर्न फाइल करने गया तो उसका मुझे सेट ऑफ मिल गया। अगर आपको कोई भी टैक्स वापस मिल जाता है या कहीं एडजस्ट हो जाता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कॉस्ट में सिर्फ वही टैक्सेस आएंगे जो नॉन रिफंडेबल है, एक बार दे दिए वापस नहीं आए, वो मेरा पैसा फिर कॉस्ट में आ गया। नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, टैक्सेस को जोड़ दिया प्लस। अब मुझे मशीनरी को वेंडर की प्रीमाइसिस से अपनी प्रीमाइसिस पे लेके आना है। वेंडर बैठा है कलकत्ता में, मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, लोडिंग अनलोडिंग आएगी, जिसको हैंडलिंग चार्जेस कह देते हैं, ट्रक में लोड करना और अनलोड करना हमारी साइट पे। ट्रांजिट का इंश्योरेंस आएगा, रास्ते का इंश्योरेंस, को डैमेज ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। फिर मैं अपनी फैक्ट्री में साइट तैयार कराऊंगा, उसकी साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, उसको इंस्टॉल कराना है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। फंडा क्या है, रेडी फॉर यूज बना रहे हैं। जब तक आपकी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं बन जाती तब तक सारे पैसे उसकी कॉस्ट में जोड़ते रहो। जिस दिन आपकी एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगी हम कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। तो एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने तक के सारे खर्चे, AS16 याद है, इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट, हम तो ब्याज को भी कैपिटलाइज कर लेते हैं अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए, जिसको तैयार करने में टाइम लगता है, याद है आपको, उसका भी रिवीजन आपको दिया होगा। परचेज प्राइस लेना है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, टैक्सेस लेने हैं नॉन रिफंडेबल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेनी है, लोडिंग अनलोडिंग लेनी है, ट्रांजिट का इंश्योरेंस लेना है, साइट प्रिपरेशन, सीधा थोड़ा ना मशीन ला के रख लोगे, मशीन का एक बेस तैयार करना पड़ेगा जहां पे इंस्टॉल होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, कई बार कोई इंजीनियर बुलाना पड़ता है हमें मशीन को यूज करने का तरीका सीखना। तो फिर ट्रायल रन कॉस्ट, ट्रायल रन कॉस्ट, मशीन ले आए आप तो पहले सैंपल यूनिट्स बनाओ, ऐसे थोड़ा ना मार्केट में प्रोडक्शन लगा देंगे, पहले सैंपल यूनिट्स बनेंगे। तो सैंपल यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब लगेंगे। तो आपने सैंपल यूनिट्स को बनाने में लगा दिए 10 लाख रुपए, सैंपल यूनिट्स बन गए। अब यहां तो लोगों को फ्री में बांट के फीडबैक लोगे या उनको स्क्रैप करोगे? स्क्रैप करोगे तो कुछ मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तो नेट ऑफ कर लेंगे। मान लो लाख रुपए मिल गया आपको स्क्रैप से, तो 10 लाख खर्च किए, 1 लाख आ गए, तो 9 लाख रुपए कैपिटलाइज कर लेंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन,
स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको हम, लेकिन ये नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू होगा, ये भी बताया था आपको। फिर एनी अदर एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है कि एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने से रिलेटेड है, आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ये सब एग्जांपल्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? रेडी फॉर यूज। जब तक आपकी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती, उसको रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जितने पैसे आप खर्च करोगे, आप उसमें कैपिटलाइज करते जाओ। तो मशीन खरीदना और मशीन को रेडी फॉर यूज बनाना अलग अलग बातें हैं। तो उसके बीच में इतनी बड़ी लिस्ट आपको लिखवाई थी मैंने। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है। नहीं बतानी नहीं है, रिवाइज करानी है। बता तो मैं चुका क्लास में आपको। ये देखो, ये टेबल आपको बना के दिखाया था। पहले परचेज प्राइस लो, फिर टैक्सेस एंड ड्यूटीज लो, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन लो, लोडिंग अनलोडिंग लो, ट्रांजिट इंश्योरेंस लो, साइट लो, इंस्टॉलेशन लो, प्रोफेशनल फीस लो, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट, स्क्रैप को माइनस करके मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हैं, एनी अदर एक्सपेंस। यहां तक आ गए हम। फिर आपको एक हेडिंग बना के दी थी, एक्सेप्शनल आइटम्स टू बी कंसिडर्ड। अभी हमने वो एक्सक्लूडेड वाली पार्ट की बात नहीं की, अभी भी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं और जो जो आइटम आपको लेने हैं उन पे बात हो रही है। कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो आपको अलग से काउंट करनी है। पहला, अगर सरकार की तरफ से कोई ग्रांट मिल जाए आपको, गवर्नमेंट ग्रांट, तो ग्रांट मिलने से कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको माइनस करना है। तो अभी तक सारी चीजें आप प्लस करते आए हो, लेकिन ग्रांट मिल गई तो माइनस करेंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने कोई एसेट खरीदी और एसेट खरीदते वक्त ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन एसेट को खरीदने के बाद आपका जो वेंडर है वो आपको वेवर, कंसेशन बाद में देता है, तो वो भी कॉस्ट में हम सेट ऑफ कर लेंगे। अगर वो कह दे यार मैंने आपको प्राइस ज्यादा लगा दिया, मैं कम करता हूं, कोई भी कंसेशन, कोई भी वेवर अगर आपको बाद में मिलता है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। पहले प्लस प्लस खेल रहे थे, अब कुछ अलग आइटम पढ़ रहे हैं हम। तो ग्रांट को माइनस करना है वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट, कोई वेवर, कोई कंसेशन आपको बाद में मिलता है, उसको माइनस करना है, कॉस्ट कम हो जाएगी। और कॉस्ट का सीधा इंपैक्ट डेप्रिसिएशन पे आएगा, ये बात आपको पता है। एक और बात बताई थी आपको मैंने, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन। मैं स्क्रीन पे लगा दूं जरा बेटे, एक सेकेंड। वेवर हो गया, ग्रांट हो गई, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन ये क्या चीज है सर? मैंने एक प्लॉट परचेज किया, मुझे उस पर फैक्ट्री बनानी है, और उस प्लॉट पे पहले से एक पुराना ढांचा खड़ा है, जिससे मैंने खरीदा है, उसकी कोई पुरानी फैक्ट्री है, मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे को नई फैक्ट्री बनानी है नए डिजाइन के साथ। तो मैं क्या करूंगा, पहले उस पुराने स्ट्रक्चर को रिमूव कराऊंगा। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि पुरानी एसेट को हटाना पड़ता है। जब पुरानी एसेट हटेगी तभी तो नई एसेट बनेगी, तो उसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन। इसको क्यों ले रहे हैं कॉस्ट में? क्योंकि मैं अपनी एसेट को रेडी फॉर यूज तभी बना पाऊंगा जब मैं पुराने स्ट्रक्चर को हटाऊंगा, तो उस पर पैसे लगते हैं कई बार। अब पुराना ढांचा हटाओगे तो कुछ स्क्रैप भी मिलेगा। मैंने एक ठेकेदार को बुलाया, मैंने बोला यार इस बिल्डिंग को तोड़ना है। कहता बाबूजी 50,000 लूंगा। मैंने बोला मलबा निकलेगा इसमें से? कहता 10,000 दे दूंगा पुराने मलबे का। चलो 40,000 रुपये हो गए, 40,000 रुपये कॉस्ट में ले लूंगा मैं। तो कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन भी आपकी रेडी फॉर यूज का ही पार्ट है, ये बताया था आपको मैंने। और फिर मैंने एक इसमें ऐड किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉस्ट आ गई हमारी। इसके लिए हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं? पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन इसमें मैंने एक चीज और ऐड की थी, शायद आपको याद हो एंट्री, मैंने ये एंट्री पास कराई थी आपको, पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट। एक प्रोविजन भी ऐड करना है। अभी तक आपने जो चार्ट समझा है वो कैश पेमेंट का है, आउटफ्लो 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 इनफ्लो आउटफ्लो, सब कैश में डील हो रहे थे। लेकिन एक प्रोविजन मैंने आपको कॉस्ट में जोड़ने के लिए बोला था, और उस प्रोविजन का नाम था डी कमीशनिंग कॉस्ट। और मैंने इसको कई नाम दिए थे। आप इसे डी कमीशनिंग कॉस्ट कह सकते हैं, आप इसे रीस्टोरेशन कॉस्ट कह सकते हैं, आप इसे कॉस्ट ऑफ रिमूवल कह सकते हैं। याद आया आपको? ये देखो ना, रिस्टोरेशन बोलो, कॉस्ट ऑफ रिमूवल बोलो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोलो, कॉस्ट ऑफ, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कह देते हैं। इसके 4-5 नाम है, कोई भी नाम आ जाए, अकाउंटिंग सेम है।
डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग, रिमूवल कॉस्ट, आपका रिस्टोरेशन, कुछ भी नाम हो पेपर में, अकाउंटिंग सेम है। अब ये प्रोविजन का फंडा क्या था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है, ये जो प्लेन उड़ाती हैं कंपनीज, इंडिगो, विस्तारा, टाटा, ये जो कंपनियां अपने प्लेन उड़ा रही हैं, इनके पास दो तरह के प्लेन होते हैं, पैसेंजर प्लेन भी होते हैं और कार्गो प्लेन भी होते हैं। हर प्लेन की एक लाइफ होती है। मान लो इसकी लाइफ है 15 साल, ये 15 साल तक फ्लाई करेगा। चलो 15 साल निकल गए, उसके बाद जब ये प्लेन उड़ना बंद कर देगा तो क्या करोगे, रनवे पे छोड़ाओगे या किसी भी शहर की किसी सड़क पे छोड़ाओगे? सरकार पहले ही कह देती है कि आपकी 1500 करोड़ की मशीन है, ये 15 साल फ्लाई करेगी। उसके बाद जब ये फ्लाई करना बंद करेगा तो आप इसको कहीं भी डंप नहीं कर सकते, इसको डिसमेंटल कराना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई शिप है या आपके पास क्रूज है कोई, ये जो चाइना से कंटेनर आ रहे हैं बड़े बड़े शिप्स के अंदर, या लोग घूमने के लिए जाते हैं पैसेंजर क्रूजेज में, ये पानी में घूमते रहते हैं, इनकी भी एक लाइफ है। लाइफ खत्म हो गई तो क्या इनको समंदर में छोड़ाओगे? सरकार पहले कह देती है आपके पास कोई क्राफ्ट है, आपके पास कोई शिप है, आपके पास कोई क्रूज है, जब इनकी लाइफ एक्सपायर हो जाएगी आपको डिसमेंटल कराना पड़ेगा इनको। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जो भी इनकी लाइफ है उसके बाद इनको डिसमेंटल कराओ। तो उसके लिए आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। कब खर्च करनी पड़ेगी? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और वो भी करोड़ों में होती है बेटे। जब आपकी एसेट करोड़ों की है तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इतनी बड़ी एसेट है, डिसमेंटल कराने के लिए आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो AS10 कहता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आप पहले डिस्काउंट करो। मान लो मैं आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट देता हूं 10,000 रुपये, 5 साल की लाइफ है और 10% का PV फैक्टर निकालो, 10% का मार्केट रेट है। डिस्काउंटिंग क्यों करवाई थी मैंने बोला था कि ये जो 10,000 रुपये हैं ये 5 साल के बाद खर्च होंगे, ये आउटफ्लो आज नहीं है, ये आउटफ्लो 5 साल के बाद है। तो जो पैसे मेरे को आज देने नहीं, मैं उसको पूरा रिकॉर्ड क्यों करूंगा, मैं उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा। तो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? और मैंने क्या इसका PV फैक्टर निकाला था 0.909 पहला, 826, 751, 683, 621। तो 10,000 रुपये को हमने 621 से मल्टीप्लाई करके ये रिकॉर्ड किया था। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको हमने एक एंट्री के थ्रू PPE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन इसको रिकॉर्ड किया था। आपको पता है एसेट की लाइफ एक्सपायर होने के बाद ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कॉस्ट में ऐड करो। तो जब हम कॉस्ट निकालते किसी सेट की, इतना कुछ प्लस माइनस करते हैं तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आएगा। और मैंने एग्जांपल बहुत दिए थे आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी वाला भी, कि रिलायंस कंपनी है, समंदर में किसी जगह इनको तेल का भंडार मिल गया, वहां से तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सरकार पहले कह देती है कि जब आपका ऑयल निकलना बंद हो जाए तो आपने जो सी बेड के अंदर होल किए हैं ना, इनको रीस्टोर करके जाना। नेचुरल जो आपका रिसोर्सेज है इनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये मान लो एक कंपनी है न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करना चाहती है, राजस्थान में गई, वहां पे डेजर्ट है, वहां पे उन्होंने बॉम्ब्स की टेस्टिंग करी, बड़े बड़े खड्डे डाल दिए। सरकार कहती है टेस्टिंग करनी है करो आप, लेकिन जब आप यहां से जाओगे तो इसको रिफिल करके जाना लैंड को। तो पैसे लगते हैं बेटे इन चीजों के ऊपर, तो उसको पहले आप एस्टिमेट करोगे कितने पैसे लगेंगे, अच्छा कितने साल बाद आपको ये पैसे देने हैं, तो उसको मार्केट रेट पे डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको हम कॉस्ट में आज ही ऐड कर लेते हैं। क्यों? मैटर ऑफ प्रूडेंस, एक्सपेक्टेड लॉसेस का प्रोविजन तो बनता ही है, एक्सपेक्टेड गेन को नहीं लेते, एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन आज ही बनाओ और उसे कॉस्ट में रखो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। फिर एक बात मैंने और बताई थी आपको, एक बात और बताई थी, अब आपने 6210 को कॉस्ट में ले लिया, बच्चा कई बार पूछता है सर देने तो आपको 10,000 है, प्रोवाइड कर रहे हो 6210, ये 10,000 कैसे बनेगा? तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, अब आपका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, इस पे इंटरेस्ट बुक करेगी 10% के हिसाब से, 621 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6831, यहाँ पे 6831 आया, फिर इसमें 10% ऐड करेंगे 683, फिर ये 7514 हो जाएगा 7514, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 751, ये हो जाएगा 8265,
ये 8265, फिर इसमें 10% ऐड करेंगे 826 9092 और फिर इसमें 10% ऐड करेंगे, ये 10,000 हो जाएगा आपका। फिर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर साल हम इंटरेस्ट बुक करेंगे हर साल और अपना प्रोविजन रिवाइज करेंगे। प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। पता है एंट्रीज क्या बनती है? हम इसकी एंट्री पास करेंगे, अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन 621 और ये जो पी एंड एल में जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू अनवाइंडिंग कॉस्ट 621। और इस अनवाइंडिंग कॉस्ट को कुछ लोग इंटरेस्ट बोल देते हैं, कुछ फाइनेंस चार्ज बोल देते हैं, जो लिखना आप लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन फेमस टर्म है अनवाइंडिंग कॉस्ट। हम हर साल इसके ऊपर ब्याज बुक कर करके इसको साल के एंड में 10,000 बना के पे कर देंगे, लेकिन कॉस्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा, ये कॉस्ट में आएगा, बाकी सब फाइनेंस कॉस्ट है, टाइम फैक्टर है, वो सब पी एंड एल में जाएगा। इसके पीछे लॉजिक बताया था मैंने आपको कि जो लायबिलिटी 5 साल बाद देनी है और आप रिकॉर्ड आज कर रहे हो, तो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी पे ब्याज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये पूरी अकाउंटिंग आपको सिखाई थी बेटे क्लास में। और एक बात और बताई थी कि ये जो मार्केट रेट आप यूज करते हैं, ये वाला, ये प्री टैक्स रेट होता है आपका। आप AS 28 में वैल्यू इन यूज निकालते हैं, वो भी प्री टैक्स रेट होता है। आप AS 15 में एक रेट यूज करते हैं इनकम निकालने के लिए, वो भी प्री टैक्स रेट होता है, ये भी प्री टैक्स रेट है। अकाउंट्स में पोस्ट टैक्स रेट यूज ही नहीं होता। उसका रीजन क्या है? टैक्स की कैलकुलेशन से पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, टैक्स से पहले निकलेगा। आपको इंपेयरमेंट निकालना है, टैक्स से पहले, इसलिए प्री टैक्स रेट यूज करते हैं हमेशा। पूरी कहानी आपको बता रखी है बेटे। तो ये पूरी अकाउंटिंग मैंने आपको बताई थी कि हम एंट्री ये पास करते हैं बेटे, पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन। और इस प्रोविजन पे फिर मैंने आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी कि आपके पास एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, क्रूजीज हो सकते हैं, शिप्स हो सकते हैं, इनको डिसमेंटल करने की कॉस्ट आपको खर्च करनी पड़ सकती है, इसका प्रोविजन आपको बनाना ही पड़ेगा। रिफिल के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सब चीजें लिखवा, जो बोलता हूँ वो लिखवाता भी हूँ बेटे। फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा था आपका, ये वही टेबल है जो मैंने आपको बना के दिया अभी, ये देखो। सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग कॉस्ट का पार्ट होती है, लेकिन उसका जो ब्याज होता है वो हर साल पी एंड एल में जाता है आपका, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। फाइनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हम यहाँ पे। अच्छा जी, फिर हमारी एक अलग हेड शुरू हो गई थी, कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपको नहीं लेने। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि कौन कौन से आइटम लेने हैं, फिर मैंने आपको बताया था कौन कौन से आइटम नहीं लेने। क्या ये एएस में लिखे हुए हैं? यस, एएस में लिखे हुए हैं। क्या नहीं लेना? पहला, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं लेने। कैसे? मैंने एक ज्वेलरी का शोरूम खोला, पूरे शहर में होर्डिंग लिखवा दिए कि आज मेरी इनॉग्रेशन सेरेमनी है और आज मलाइका अरोड़ा आएगी रिबन काटने के लिए, आज शाहरुख खान आएगा रिबन काटने के लिए। लोग सेलिब्रिटी को क्यों बुलाते हैं? उनको पता है कि ज्वेलरी के शोरूम पे तो कोई आएगा नहीं, सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ लग जाएगी, हमारा शोरूम पॉपुलर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को खाना वाना खिलाते हैं, कोई सेरेमनी करते हैं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, उसको आप शोरूम की कॉस्ट में नहीं ले सकते। कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, प्रमोशन, नहीं ले सकते। क्यों? एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो आपके धंधे की बातें, बिजनेस की बातें हैं। आप तो नाम बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो अपना। पहली बात, इनॉग्रेशन सेरेमनी के खर्चे नहीं लेने, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं लेना, स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेनी, स्टाफ की ट्रेनिंग से कोई लेने देना नहीं। मशीन आपकी रेडी फॉर यूज है, अब उस मशीन को चलाने के लिए आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो, वो ट्रेनिंग कॉस्ट है, पी एंड एल में जाएगी। मशीन को रेडी फॉर यूज बनाने से रिलेटेड नहीं है वो। ये देखो ना, मैं मान के चल रहा हूँ आप अपने पन्ने पलट रहे हो कॉपी में से, ये देखो, ये लिखवा हुआ सब आपको। इनॉग्रेशन नहीं लेना, एडवर्टाइजिंग नहीं लेनी, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं लेनी। चौथा, ऑपरेटिंग लॉसेस। आप अपना शोरूम, आपके पास एक रेस्टोरेंट है, आप उसका रेनोवेशन करा रहे हैं, आपके पास 5 कर्मचारी हैं, वो 2 महीने घर बैठे हैं और आप उनको सैलरी दे रहे हो रेनोवेशन के टाइम पे, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। वो उसका रेडी फॉर यूज से क्या लेने देना? आप स्टाफ हटा दो, बाद में रख लेना। आप लोग घर बैठे तनख्वाह दे रहे हो, तो ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पी एंड एल में जाएगी। या कोई भी आपने अम्यूजमेंट पार्क बनाया,
स्टार्टिंग में आपने टिकटें सस्ती रख दी डिस्काउंटेड प्राइस पे, ये आपकी प्रमोशन है, इसका कॉस्ट से क्या लेने देना, ऑपरेटिंग लॉस है आपका। ये पूरी कहानी सुना रखी है आपको बेटे। एडवर्टाइजिंग नहीं लेना, इनॉग्रेशन नहीं लेना, स्टाफ ट्रेनिंग लेना, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं लेना, पांचवा रीलोकेशन कॉस्ट नहीं लेनी। मेरी फैक्ट्री है सोनीपत में, मैं सोनीपत से निकाल के गाजियाबाद ले आया, तो मैं पुराने प्लांट को वहां से हटाऊंगा और यहाँ इंस्टॉल करूंगा, ये रीलोकेशन कॉस्ट है, ये आपकी परचेज कॉस्ट नहीं है। आप अपनी शिफ्टिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं अपना शोरूम एक एरिया से निकाल के दूसरे शोरूम में लेके जा रहा हूं, तो रीलोकेशन कॉस्ट को नहीं लेना आपने, क्योंकि ये रेडी फॉर यूज से रिलेटेड थोड़ा ना है। आप तो जगह चेंज कर रहे हैं, चीजें तो आपकी पहले से रेडी फॉर यूज है, आप तो जगह बदल रहे हैं उनकी। तो ये सारी चीजें कॉस्ट में नहीं लेनी बेटे, और ये सब क्वेश्चन में भी कराए थे आपको मैंने ये चीजें, ये एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। फिर मैंने क्वेश्चन कराया 17, पहले कॉन्सेप्ट कराया फिर क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन तो आपने क्लास बुक से देखना, फिर 16 कराया, फिर थर्ड लेक्चर आ गया हमारा, आते ही क्वेश्चन नंबर 1 कराया। और ये देखो कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन को मैंने कॉस्ट में लिया हुआ है, नेट ऑफ स्क्रैप प्राइस। जो चीजें पढ़ते हैं वो क्वेश्चन में मिलती हैं बेटे हमें। फिर मैं आगे बढ़ा, ये हमारा परचेज करने का सेकंड केस आ गया बेटे। परचेज करने का पहला केस क्या था, कैश, परचेज प्राइस लो, टैक्सेस लो, इंस्टॉलेशन लो, लोडिंग अनलोडिंग लो, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सारी चीजें लिस्ट बना ली। वेवर को माइनस करना है, ग्रांट को माइनस करना है, डेमोलिशन को ऐड करना है, डीकमीशनिंग कॉस्ट को ऐड करना है। फिर कुछ चीजें आपको बताई जो नहीं लेनी, एडवर्टाइजिंग नहीं लेनी, इनॉग्रेशन नहीं लेना, स्टाफ ट्रेनिंग लेनी, ऑपरेटिंग लॉस नहीं लेना, रीलोकेशन नहीं लेना। कैश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर मैं आ गया दूसरे कॉन्सेप्ट पे। एसेट्स को खरीदने का दूसरा तरीका है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। मैं बनी बनाई बिल्डिंग नहीं खरीदना चाहता, मैं बिल्डिंग अपने डिजाइन से अपने तरीके से बनाना चाहता हूं। अपना शोरूम, अपनी फैक्ट्री मैं खुद बनाऊंगा और मैं आर्किटेक्ट से डिजाइन कराऊंगा। जब हम बनी बनाई एसेट नहीं लेते और हम उसे खुद बनाते हैं, तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में आ जाती है बेटे। मार्केट से बना बनाया फर्नीचर ले आओ, या फिर फर्नीचर हम इन हाउस बनवाएंगे। हमने कारपेंटर बुलाया, उसको मटेरियल दिलवाया, बना, जरा फर्नीचर बना हमारे हिसाब से। तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन में इन हाउस कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो अब आपके सामने मुद्दा ये कि इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। बनी बनाई एसेट खरीदनी है तो आउटफ्लो का टोटल लगा लेते हैं। अब क्या होगा, सेम आपको हिसाब रखना पड़ेगा। किस चीज का, कितने का मटेरियल आया, कितने की लेबर। जब हम किसी एसेट को खुद बनाते हैं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का हिसाब रखो, ठीक। और एक चीज का आपने और ध्यान रखना है इसके अंदर, कई बार हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो किसी डिपार्टमेंट में वेस्ट पड़ा है, हम वहां से उठा के सेल्फ कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं। ऐसा होता है कई बार, हमारे पास कोई पुराना मटेरियल पड़ा था, हमने यूज कर लिया। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई डिपार्टमेंट हमारे इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसने कॉस्ट में 10% ऐड करके इसको भेज दिया, तो प्रॉफिट क्यों, हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, हम अपने आप से प्रॉफिट थोड़ा ना कमा सकते हैं। तो आपको इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट को पहले एलिमिनेट करना है और उसको कॉस्ट पे लेके आना है, फिर उसको कॉस्ट में ऐड करना है, तो आप प्रॉफिट को नहीं ले सकते। तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन सबसे आसान काम है, हिसाब रख लो बस आप, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का। और अगर आप कोई अंदर ही अंदर कोई मटेरियल यूज करते हैं तो वो भी कॉस्ट पे लेना है, प्रॉफिट पे नहीं लेना आपने। अच्छा, ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, और ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ऑफ लेबर फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। आपको इंटरनल प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में बेटे हिसाब रखना है बस आपको। फिर इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 होमवर्क में थे, 11th फिर आपको क्लास में कराया, और ये इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए भी, ये आप देख लेना प्लीज।
फिर मैं आ गया एसेट एक्वायर करने के थर्ड मेथड में, और ये क्या था, हायर परचेज। हायर परचेज क्या है, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी के शोरूम पे गया, मैंने उनसे बोला भी तुम्हारी गाड़ी का प्राइस क्या है। वो कहते हैं जी गाड़ी है 10 लाख की। मैंने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है। कहते आप किस्तें बनवा लो, इंस्टॉलमेंट्स। मैंने बोला कितनी इंस्टॉलमेंट बनाओगे। कहते ऐसा करते हैं 36 इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। अच्छा, मैंने बना दो, हर महीने दे दूंगा। कहते एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 30,000 की होगी। मैंने हिसाब लगाया, 36 × 30, ये बन गया 10,80,000। तो मैंने उनसे बोला यार गाड़ी तो तुम्हारी 10 लाख की है, तुम मेरे से 10,80 ले रहे हो। कहते ये जो 80,000 रुपये फालतू ले रहे हैं ये तुम्हारा ब्याज है, गाड़ी लेके जा रहे हो पैसे दे के नहीं जा रहे हो, तो आपको हमने फाइनेंस कर दी गाड़ी। तो AS10 कहता है जब आप लोन पे कोई एसेट खरीदते हैं तो आपको दो प्राइस मिलेंगे, इसको बोलते हैं कैश प्राइस और इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देखना है तो वो हायर परचेज प्राइस है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट देखना है तो वो कैश प्राइस है। तो AS10 साफ साफ कहता है आप अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कैश प्राइस दिखाओगे, और ये जो ब्याज पे किया आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मतलब 10 लाख की गाड़ी अगर 10,80 में लेके आऊंगा तो ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरी कॉस्ट है, और मैं एंट्री पास करूंगा PPE अकाउंट डेबिट टू लोन 10 लाख रुपए। फिर लोन पे ब्याज ड्यू होगा, इंटरेस्ट टू लोन, फिर किस्त पे होगी लोन टू बैंक, और इंटरेस्ट P&L में जाएगा। इंटरेस्ट को कॉस्ट में नहीं लेना। तो अगर किसी क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस पे यानी लोन पे आपने कोई एसेट खरीदी है तो ब्याज का कंपोनेंट आपने कॉस्ट में नहीं रखना, वो P&L में जाएगा। ये बात याद रखना प्लीज। क्यों, एसेट आपकी रेडी फॉर यूज है, ब्याज तो आप फाइनेंस के लिए दे रहे हैं। अगर आपने कोई लोन लिया होता एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, जिसको क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं, तो आप कैपिटलाइज कर लेते। AS16 कहता है कैपिटलाइज करने के लिए, पर ये हायर परचेज में तो आप बनी बने एसेट लेके आ रहे हो, तो इसमें तो टाइम लग ही नहीं रहा आपको, ये क्वालिफाइंग है ही नहीं, ये तो रेडी फॉर यूज है, ब्याज कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखवाई थी बेटे आपको, ये देखो ना कि हायर परचेज प्राइस है, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक कैश प्राइस एक इंटरेस्ट, ये P&L में जाएगा, ये कॉस्ट में जाएगा। और याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी मैंने ये बोला था कि जो कैश प्राइस है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और जो ब्याज है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कैश फ्लो में भी तो बताया था ये पॉइंट आपको। अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ी है आपने, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो खर्चों का हिसाब रखो, इंटरनल प्रॉफिट नहीं लेना, और अगर आप लोन पे खरीदते हैं तो ब्याज P&L में और कॉस्ट बैलेंस शीट में, ये हम याद रखेंगे। फिर मैंने आपको चलते चलते आगे लेक्चर नंबर 4 आ गया था हमारा, और लेक्चर नंबर 4 में बेटे सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ एसेट्स बताया था। ये एसेट्स को परचेज करने का चौथा तरीका है। पुराने एसेट्स दे आओ, नए एसेट्स ले आओ, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है सर और मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, मैं एक्सचेंज करता ही हूं, ये बात तो आप प्रैक्टिकली देखते ही, ये तो आप प्रैक्टिकली देखते ही। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है BMW 7 सीरीज और मुझे नई गाड़ी लेनी है BMW 7 सीरीज, कोई भी मॉडल हो सकता है सर। मैं क्या करूंगा, मैंने पुरानी गाड़ी का क्या करना है, मैं BMW वालों को फोन लगाऊंगा, उनको बोलूंगा यार पुरानी गाड़ी ले जाओ, नई गाड़ी दे। तो नई गाड़ी मान लेते हैं 1.5 करोड़ की है और पुरानी गाड़ी की कीमत लगाई है 30 लाख रुपए। वो कहेंगे जी नई गाड़ी 1.5 करोड़ की है, तुम्हारी 30 लाख की है, बाकी का 1,20,00,000 आप हमें पेमेंट कर दो, गाड़ी ले जाओ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में क्या होता है, हम पुरानी एसेट को दे आते हैं, नई एसेट ले आते हैं, और जो डिफरेंस बनता है वो कैश में सेटल कर लेते हैं। ऐसे ही होता है सर प्रैक्टिकली भी, लेकिन AS10 नहीं मानता। AS10 ये बात कहता है कि जब भी एक्सचेंज की बात आएगी इसमें दो केस होंगे। पहला केस, पहले ये चेक करो कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है क्या,
पहले ये चेक करो कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है क्या। दो केस मिलेंगे आपको, या तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर हमने डिस्कस किया था यार ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या पॉइंट है, ये किसको कहते हैं। इसका भी मीनिंग AS10 में लिखा हुआ है। AS10 कहता है अगर आपकी पुरानी एसेट जो आप दे के आ रहे हो उसका बेनिफिट और जो आप नई एसेट लेके आ रहे हो उसका बेनिफिट अलग अलग है। आप जो एसेट दे के आ रहे हो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट और जो आप एसेट लेके आ रहे हो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट अगर ये दोनों अलग अलग है तो हम ये मान लेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको लगे कि जो एसेट दे के आ रहे हैं उसका बेनिफिट और जो लेके आ रहे हैं उसका बेनिफिट सेम ही है, इकोनॉमिक बेनिफिट सेम ही है, तो हम ये मान लेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा ये मानना है कि यार एक बात बताओ, पुरानी एसेट देके नई एसेट लेके आओगे तो बेनिफिट का डिफरेंस तो होगा ही। पुरानी एसेट की परफॉर्मेंस नई एसेट की परफॉर्मेंस से कैसे मैच हो जाएगी। पर कहते नहीं, आप चेक करो। अगर आपको लगे कि आपकी पुरानी एसेट और नई एसेट दोनों सेम ही है, एंटरप्राइज के लिए कोई बेनिफिट में फर्क नहीं है, तो फिर हम मान लेंगे कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता ये और इसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से करेंगे। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो फिर इस तरीके से चलेंगे। और प्रैक्टिकली मैंने एक नोट लिखवाया था आपको क्लास में, ये देखो ना, एक नोट भी लिखवाया था। अगर आपने क्वेश्चन लिया पेपर में, एक्सचेंज का क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये हमेशा मानेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। जाने वाली एसेट का बेनिफिट आने वाली एसेट के बेनिफिट से अलग है। तो कोई पागल ही होगा सेम इकोनॉमिक बेनिफिट में एक्सचेंज करेगा। जो अगर कोई फायदा ही नहीं है आपको पुरानी एसेट देके नई एसेट लेने का, तो क्यों कर रहे हो एक्सचेंज। ये फालतू का केस इन्होंने बनाया है, ये फालतू का केस है। हम तो हमेशा मानेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। चलो फिर मैंने इसकी अकाउंटिंग शुरू करी थी। कमर्शियल मान लो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अब क्या करें, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये पता करो फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट कितनी है। 1.5 करोड़। जो नई गाड़ी है वो 1.5 करोड़ की है। अच्छा, फिर ये पता करो कि आपकी पुरानी एसेट कितने की है। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट, ये तो सर 30 लाख की है। मेरे पास अगर ये मोबाइल फोन भी है ना बेटे, ये सैमसंग का फोन है, कोई नया मॉडल आ गया, मैं उनके शोरूम पे गया, यार ये फोन रख लो, नया फोन दे दो, तो वो भी इसकी वैल्यूएशन करेंगे पहले कि ये नया फोन हमारा 1.5 लाख का है, तुम्हारा फोन 20,000 का है, बाकी पैसे दे दो। ऐसे ही होता है एक्सचेंज, और कैसे होता है। अच्छा, फिर आप ये पता करो WDV ऑफ गिवन अप एसेट, ये 40 लाख है। सर ये क्या चीज है, जो एसेट आप दे रहे हो वो आपकी किताबों में भी तो होगी, और जिस वैल्यू में वो किताबों में पड़ी होगी उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। आप कह रहे हो 40 लाख की एसेट है किताबों में, लेकिन उसकी कीमत लगाई है 30 लाख रुपए। तो ये पहला केस बनता है, आपको दोनों फेयर वैल्यूज दिख रही हैं, फेयर वैल्यू ऑफ परचेज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, दोनों अवेलेबल हैं। तो आप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैश में सेटल कर दोगे। 1.5 करोड़ की एसेट आ रही है, 30 लाख की जा रही है, 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आपको देने पड़ेंगे। एंट्री क्या बनेगी, न्यू एसेट डेबिट 1.5 टू ओल्ड एसेट टू बैंक, 1.5 माइनस 0.3, 1 करोड़ 20 लाख आपको देने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, ये आपको कैश में देना पड़ेगा। नई एसेट की फेयर वैल्यू और जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू का डिफरेंस कैश में देना पड़ेगा आपको। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा हो, तो कोई बात नहीं, कैश ले लेंगे।
फिर हम कैश ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने एसेट खरीदी है 1.5 करोड़ की और आपकी पुरानी एसेट है 30 लाख की, तो सामने वाला एक्सचेंज क्यों करेगा आपके साथ? वो कहेगा इसको बराबर करो, 1 करोड़ 20 लाख मेरे को कैश में दो। तो वो ये मान लेगा कि 30 लाख की पुरानी एसेट आ गई, 1 करोड़ 20 लाख कैश में आ गए, 1.5 लाख पे एक्सचेंज हो गया, 1.5 करोड़ पे एक्सचेंज हो गया। बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बुक वैल्यू बताओ कितनी है? बुक वैल्यू है 40। अब ये एंट्री मिसमैच हो गई। एंट्री मिसमैच क्यों हो गई? हम P&L डेबिट करेंगे 0.10। क्यों? किताबों में कितनी वैल्यू है? 0.4 और वैल्यू कितनी मिली है? 0.3। अगर आपका सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस आता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट आता है। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो कैश का सेटलमेंट मैंने आपको सिखाया था कि कैश सेटल करना है, एक नफा नुकसान निकालना है। तो अगर आपको कैश निकालना है तो इसका फॉर्मूला बताया था फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, और अगर आपको लॉस प्रॉफिट निकालना है तो फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ये दोनों चीजें गिवन अप की लेनी है। 40 लाख की एसेट 30 लाख में जा रही है तो 10 लाख का लॉस हो गया, आपको एंट्री मैच हो जाएगी आपकी। ये बताया तो था बेटे। ये कब करना है? कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, और ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब पुरानी एसेट और नई एसेट का कैश फ्लो आपस में मैच नहीं करता। तो ये इसका केस 1 है, और केस 1 बिल्कुल क्लियर है, दोनों फेयर वैल्यूज हैं आपके पास, एक्वायर्ड की भी है और गिवन अप की भी है। तो आपको डिफरेंस कैश में सेटल करना है। ये पूरी कहानी सुनाई थी बेटे आपको। न्यू एसेट डेबिट, टू कैश, टू एसेट, नफा नुकसान। एक और केस कराया था आपको मैंने, दूसरा केस, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट। पता नहीं जी कितनी है, नहीं पता, अवेलेबल नहीं है। फिर हमने पता किया फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट। जो हमारी गिवन अप एसेट है इसकी फेयर वैल्यू है 30 लाख। अच्छा, इसकी WDV कितनी पड़ी है? 40 लाख। अब मुझे बताओ, क्या दोनों फेयर वैल्यूज आपके पास हैं? दोनों फेयर वैल्यूज नहीं है तो कैश का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू तो कैश में सेटल करते हैं, फेयर वैल्यू पता ही नहीं। आपको एक्वायर्ड एसेट का पता ही नहीं कितने की है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्वेश्चंस में होगा। अगर किसी को पता ही नहीं कि एसेट कितने की, एक्सचेंज कैसे हो जाएगा? तो प्रैक्टिकली दोनों अपनी अपनी वैल्यू लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में सब पॉसिबल है। अगर ऐसा आ गया तो बस फिर कुछ नहीं करना। ये जो 30 लाख है, ये जो फेयर वैल्यू है, जो गिवन अप की फेयर वैल्यू है, बस वही आपकी एसेट है। हम लिख देंगे न्यू एसेट डेबिट 30 लाख। तो जो गिवन अप एसेट है उसकी फेयर वैल्यू को ही आप एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू मान लो, और हम लिख देंगे टू ओल्ड एसेट 40 और P&L डेबिट कर लेंगे 10। बस इसमें एक चीज है, कैश का डिफरेंस नहीं निकल सकता, कैश आएगा नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट। तो जो एसेट आप दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू को ही नई एसेट की कॉस्ट मान लो। ये केस भी आपको बताया था। फिर एक तीसरा केस बताया था आपको, फेयर वैल्यू नहीं पता, फेयर वैल्यू ये भी नहीं पता, ना एक्वायर्ड पता, ना गिवन अप, दोनों ही नहीं है मेरे पास। बस एक WDV है 40 लाख की। तो मैंने बोला था लो जी खत्म, ना एक्वायर्ड ना गिवन अप ना कैश, हम एंट्री पास कर देंगे न्यू एसेट डेबिट 40 टू ओल्ड एसेट 40। पहले केस में नफा नुकसान भी आएगा, कैश भी आएगा। दूसरे केस में कैश नहीं आएगा, सिर्फ नफा नुकसान आएगा। तीसरे में दोनों ही नहीं आएंगे, ना कैश आएगा ना लॉस प्रॉफिट आएगा। जो WDV है उसी को रिप्लेस कर दिया बस हमने। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ये तीनों केस कौन सी चीज में पढ़ रहे हैं हम? कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तब। अच्छा, ये देखो लिखवाया हुआ सब आपको, ये देखो कॉपी में सब लिखवाया हुआ है। ये देखो, ये पहला एग्जांपल देखो, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 20 लाख है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, तो ये बात तो पक्की है कि 9 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। कैश में 9 लाख रुपए जाएंगे जाएंगे, ये देखो कैश में 9 लाख रुपए जाएंगे जाएंगे, देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, WDV कितनी है? 9। अगर 9 लाख की एसेट के 11 मिलेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट है, और अगर 13 लाख रुपए की एसेट है उसके 11 मिलेंगे तो 2 लाख का लॉस है। मैंने आपको एंट्रीज पास करा रखी है। जैसे पहला केस देखो आप,
ये देखो, अगर ये पहला केस है, ये यहाँ ये वाला पहला केस है, मैं एंट्री पास कर लूंगा, न्यू एसेट डेबिट 20 टू बैंक 9 टू ओल्ड एसेट कितनी है 9, तो टू पी एंडल 2। अच्छा, अगर ये केस ऐसे होता, ये केस ऐसे होता और ऐसे होता, तो न्यू एसेट डेबिट 20 टू बैंक 9, क्योंकि डिफरेंस 9 है ना, फिर टू ओल्ड एसेट 13, फिर पी एंडल डेबिट हो जाता 2 लाख से, और क्या था, बस यही है। आपकी जो एक्वायर्ड एसेट है उसकी फेयर वैल्यू डेबिट कर लो, डब्ल्यूडीवी क्रेडिट कर लो, फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू कैश को डिफरेंस में एडजस्ट कर लो, बाकी नफा नुकसान आपका, ये वही एंट्रीज है बेटे, सब पास की हुई हैं। फिर अगला केस आपको कराया था मैंने, ये देखो, फेयर वैल्यू नहीं पता, तो गिवन अप की 25 है, डब्ल्यूडीवी 15 है, तो कोई बात नहीं, ये 25 रिप्लेस कर देंगे, न्यू एसेट डेबिट 25 टू ओल्ड एसेट 15 टू पी एंडल 10, ये एंट्री पास हो जाएगी। तो गिवन अप को ले आओ। तीसरा केस दोनों ही नहीं पता, ये लो, ये हमारा तीसरा केस है, दोनों ही नहीं पता, तो बस फिर इसको रिप्लेस कर दो, बस, ना कोई नफा नुकसान ना कोई कैश। ये पूरी कहानी आपको बेटे मैंने सुना रखी है। फिर मैं इसके सेकंड केस में आ गया था, वो क्या था, इफ देयर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ नहीं करना बेटे, दिमाग ही नहीं चलाना आपने। ये देखो ना, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड मान लेते हैं 30 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप ये मान लो 40 लाख है, और डब्ल्यूडीवी ऑफ गिवन अप ये मान लेते हैं हम 35 लाख है। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, नहीं लिखा होता तो हम तो फिर पहला केस ही लगाते। अब इसमें क्या करना है, ये कहता है जी इसके ऊपर कांटा मारो, इसके ऊपर कांटा मारो, फेयर वैल्यू पढ़नी नहीं है आपने, कांटा मारो, खत्म। बस जो डब्ल्यूडीवी है वो आप दे आओ और उसी को रिकॉर्ड कर लो, मैं एंट्री पास कर लूंगा, न्यू एसेट डेबिट 35 टू ओल्ड एसेट 35, कहानी खत्म। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में होंगे भी तब भी नहीं पढ़ेंगे हम, जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब आपके इकोनॉमिक बेनिफिट वेरी नहीं करते, तो फेयर वैल्यू क्यों पढ़ रहे हो आप। हम ये मानेंगे पुरानी एसेट का नाम काट के नई एसेट का नाम लिख लिया, वैल्यू वही है। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं हम, यहां तो फेयर वैल्यू अगर है भी तो भी नहीं पढ़ेंगे हम। इसमें एक चीज और देखनी है बस आपने, क्या, मैं एक इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं, आपको लिखा मिल गया कैश गिवन टू सप्लायर, हमने 2 लाख रुपए सामने वाले को दिए हैं, ट्रांजैक्शन बाकी सारी वही है, तो यहां पे वो कहता है कि फेयर वैल्यू पे तो कांटा मारो, मार दिया जी। अब वो कहता है 35 लाख रुपए की तो तुमने एसेट दे दी और 2 लाख रुपए तुमने कैश में भी दे दिए, तो कैश आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया कि डब्ल्यूडीवी तो लेनी है पुरानी एसेट की, इसमें प्लस माइनस करना है कैश को, अगर आप साथ में कैश को कुछ प्लस माइनस करोगे वो लेके चलना पड़ेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा, न्यू एसेट डेबिट 37 टू ओल्ड एसेट 35 एंड टू बैंक 2। अगर कुछ कैश को आप साथ में लेके चलते हैं तो वो प्लस माइनस करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू नहीं पढ़नी ना, कैश को प्लस माइनस कर सकते हो। या फिर दूसरा केस ये बनता है, दूसरा केस एक और बनता है, इसमें मैंने आपको बताया था, एक लाख कॉपी में लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड 2 लाख रुपए, मैंने कैश दिया नहीं है, मैंने कैश लिया है, तो कोई बात नहीं, एंट्री पास कर लेंगे, न्यू एसेट डेबिट 33 कैश डेबिट 2 टू ओल्ड एसेट 35। अगर आप कैश देते हैं तो वो प्लस हो जाता है, कैश लेते हैं तो माइनस हो जाता है, किसमें, डब्ल्यूडीवी में।
फेयर वैल्यू तो पढ़नी ही नहीं, जो WDV ऑफ गिवन अप एसेट है बस उसमें प्लस माइनस करना है कैश को अगर दे रखा हो, और अगर कैश नहीं है तो WDV ही आपकी रिप्लेस हो जाएगी सीधा। ये बात मैंने आपको यहां लिखवाई थी, ये देखो ना, सीधा WDV लेनी है और उसमें प्लस माइनस करना है कैश को बस। कितने की WDV है? 12 लाख की है। कैश कितना दिया आपने? 2, 12 और 2 14 पे रिकॉर्ड कर लो फिर आप बस। फेयर वैल्यू तो पढ़नी नहीं है आपने। अगर आपने 2 लाख लिए हैं तो फिर एसेट आपकी 10 लाख पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ये दोनों एंट्रीज आपको पास करा रखी हैं देखो, लेकिन लेनी WDV है आपने, फेयर वैल्यू पढ़नी ही नहीं है आपने। अच्छा, फिर मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराए बेटे, ऐसी बात नहीं, कहानी नहीं सुनाई। क्वेश्चन नंबर 5 कराया हुआ देखो, फिर 20 कराया इसके ऊपर, फिर 21 कराया, 3 क्वेश्चन हो गए। फिर हम 5वें केस में आ गए। ये एसेट खरीदने का 5वां केस आपको कराया था मैंने, एक्सचेंज बाय शेयर्स का। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने खरीदी है बिल्डिंग बाय इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मार्केट प्राइस 15 रुपए। तो AS10 कहता है इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। अगर कोई कंपनी बिल्डिंग खरीदे, प्लांट खरीदे, कार खरीदे, फर्नीचर खरीदे, उसकी पेमेंट कैश में ना करे, अपने शेयर इशू कर दे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने क्या लेने हैं? नंबर ऑफ शेयर लेने, इसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। बस यही आपकी कॉस्ट है। एंट्री कैसे पास होगी? एंट्री पास होगी बेटे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। लो जी, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस प्रीमियम में तो जाता ही है, वो तो आपको पता है, आप उस पर फोकस मत करो। आप ये बात देखो, जितने शेयर आपने इशू किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो बनती है वही आपकी एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। जितने रुपए के आपने शेयर दिए हैं वो एसेट की कॉस्ट है। ये सबसे आसान तरीका है खरीदने का। देखो, एसेट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, कैपिटल, फेस वैल्यू और प्रीमियम। सिंपल सा केस है बेटे। क्या लिखा हुआ है? न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स विल बी recognized at fair value of shares issued by company if exchange is made by shares। शेयर्स की फेयर वैल्यू लेनी है आपने, इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फिर इसका एक क्वेश्चन भी करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। फिर हम आ गए थे एक्सेप्शनल केसेस में, केस 6। ये कौन सा केस आ गया? पहला परचेज बाय कैश, दूसरा सेल्फ कंस्ट्रक्शन, तीसरा हायर परचेज, चौथा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, पांचवा एक्सचेंज बाय शेयर, और छठा था एक्सेप्शनल केसेस। एसेट्स को खरीदने के और भी बहुत सारे केस हैं, तो इसमें एक एक करके सारे बता रहा हूं। सबसे पहला केस है कंसोलिडेटेड प्राइस का। इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने प्लांट खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, और तीनों मैंने खरीदे ग्रुप में, और ग्रुप में खरीदे 80 लाख के। एसेट वाइज प्राइस मुझे नहीं पता, मैंने तो 80 लाख रुपए के तीनों एसेट एक ग्रुप में खरीदे किसी से, वो अपनी तीनों चीजें बेच गया इकट्ठी 80 लाख में। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्राइस। जब मैं एक एसेट परचेज नहीं कर रहा, ग्रुप ऑफ एसेट्स ले रहा हूं लेकिन सिंगल प्राइस में, तो AS10 कहता है कोई दिक्कत नहीं, इस 80 लाख को हम इन तीनों पे एलोकेट कराएंगे। ये कैसे एलोकेट होंगे? इन दी रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू। तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, प्लांट की फेयर वैल्यू, फर्नीचर की फेयर वैल्यू, इसकी रेशियो में आप इसको बांट दो, फेयर वैल्यू की रेशियो में बांट दो। और अगर फेयर वैल्यू आपको नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं पता और आप रेशियो ना बना पाओ, आप इसको बांट ना पाओ, तो AS10 कहता है फिर मार्केट में जाओ, किसी कॉम्पिटेंट वैल्यूअर को पकड़ो। वैल्यूअर्स सर्टिफाइड लोग होते हैं सरकार के, तो कॉम्पिटेंट वैल्यूअर को आप बोलो कि यार इसको एलोकेट करके दे, वो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा और वो अपनी सूझबूझ से वो एलोकेट करके देगा। तो हम बुक्स में फिर एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू बैंक, और वो जो एलोकेशन होगा उसका एविडेंस होगा ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच कर दी है, उसने बांट के दिया। तो कई बार हम ग्रुप में भी परचेज कर लेते हैं, तो उसका एलोकेशन करना पड़ता है फिर हमें। ये पूरी बात मैंने यहाँ बताई थी।
फिर मैं आपको लेके आया था एक सेकंड पॉइंट में, और वो था डेटर्स का एक्विजिशन। ये आमतौर पे देखने को मिलता है। मैंने एक कस्टमर को माल बेचा, मैंने एंट्री पास कर ली, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, मान लो 5 लाख रुपए हैं। अब इस बंदे ने मेरे को पैसे नहीं दिए और लंबे टाइम तक इसका पैसा ड्यू था, मैं पैसे मांग रहा था, ये दे नहीं रहा था। तो एक दिन मेरी भी इस पर सटक गई, मैं इसके पास पहुंचा, मैं इसकी कार उठा लाया, मैंने इसकी गाड़ी की चाबी ली और उठा लाया। मैंने बोला खाते में सेटअप हो गया, खत्म हो गई बात। अगर आपने किसी कस्टमर से पैसा लेना है और वो आपको पैसा दे नहीं रहा, तो आप उसके रिकवरी करने के लिए कोई एसेट उठा लाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे AS10 कहता है फिर आप इसकी फेयर वैल्यू मत देखो। आपने डेटर से 5 लाख लेने थे तो आप एंट्री पास करोगे कार अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5 लाख रुपए, पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैं 5 लाख लेने गया, मैंने उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली, वो कहता है मेरी गाड़ी तो 7 लाख की है, तुमने तो 5 लाख लेने हैं। मैंने बोला ये पकड़ 2 लाख, तो फिर मैं एंट्री पास करूंगा कार अकाउंट डेबिट 7 टू डेटर्स 5 टू कैश 2। अगर कोई कैश का आदान प्रदान हो रहा है तो वो प्लस माइनस जरूर होगा, और अगर कैश की बात नहीं हो रही तो बस वो जो डेटर का बैलेंस है वही एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा ये देखो, ये बात मैंने यहाँ लिखवाई थी आपको, क्वेश्चन नंबर 6 भी करा रखा है इसके ऊपर। If any asset is acquired as a recovery from debtor, then cost of such asset will be considered equal to outstanding balance in debtor account। लेकिन हम फेयर वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं तो रिकवरी करने गया हूं, जितने पैसे लेने उठा ली गाड़ी अगले की, कोई एसेट उठानी थी उठा ली। कंसोलिडेटेड प्राइस है तो फेयर वैल्यू की रेशियो में बांटो, नहीं बांट पा रहे तो वैल्यूअर की हेल्प ले लो। किसी डेटर से पैसा लेना, उसकी एसेट उठा लाए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे रिकॉर्ड कर लो, और अगर कोई कैश आप दे के आए हो साथ में, एसेट महंगी थी तो वो उसमें ऐड कर लेंगे हम। फिर आ गया तीसरा पॉइंट हमारे पास, ये है फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट। आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, थिएटर में गए हो, थिएटर में जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। पेट्रोल पंप पे गए हो, वहां पे भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। तो वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, सेफ्टी है वो, आग लगेगी तो वो यूज हो जाएगा। तो AS10 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फायर और सेफ्टी इक्विपमेंट आप अपनी फैक्ट्री में लगाते हो तो वो आपकी PPE की हेडिंग में आएगा, वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना आपने। तो जितने पैसे खर्च किए वो उसकी कॉस्ट में आ जाएंगे। फिर मैंने बताया था मोल्डिंग्स और डाइस के बारे में। ये जो आप जिन कप्स के अंदर आप चाय पीते हैं, जिन ग्लासेस के अंदर आप पानी पीते हैं, ये सब सबकी मोल्डिंग जो डाई होती है सर। ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉल एंड शार्क, इसकी डाई बनी होगी, प्रिंट मार देते हैं, छप्पा मार। हर फैक्ट्री में हर चीज को बनाने के लिए मोल्ड्स एंड डाइज होते हैं। तो AS10 कहता है अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल मोल्ड और सिंगल डाई है आपके पास, फिर तो P&L में डाल दो, छोटी मोटी चीज है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल मोल्ड्स हैं, मल्टीपल डाइज हैं, फिर आप उनको इकट्ठा करके सिंगल बनाओ और उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। तो मल्टीपल मोल्ड्स और मल्टीपल डाइज को बैलेंस शीट में दिखाना है सिंगल एसेट की तरह, एक ही ग्रुप में डाल दो, और अगर सिंगल है, नॉट छोटी मोटी अमाउंट है, राइट ऑफ करके परे मारो। ये मैंने आपको यहाँ बताया था। अच्छा फिर 5वां लेक्चर आ गया था। फिर मैंने आपको बताया था सर्विस एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट के बारे में, लूज टूल्स। AS2 में भी बताया था अगर कोई लूज टूल रेगुलर यूज के लिए है और आप बिना किसी दिमाग के हर जगह यूज कर लेते हो, आपके पास 4 तरह की मशीन लगी हुई है और लूज टूल आपका हर जगह यूज हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो AS2 में आएगा। लेकिन अगर कोई लूज टूल स्पेसिफिक टाइप का है, एक ही मशीन में यूज होगा, तो फिर हम उसको AS10 में उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। ये मैंने बात AS2 में भी बताई थी, AS12 नहीं है, AS2 है, इन्वेंट्रीज। तो रेगुलर यूज, इरेगुलर यूज दोनों बताए हुए हैं आपको। अगर कोई लूज टूल रेगुलर यूज में है, कहीं भी यूज हो जाता है, नट बोल्ट कुछ भी है, वो सब AS2 में जाएगा। स्पेसिफिक मशीन में यूज होगा फिर वो कैपिटलाइज होगा। ये बात हमने डिस्कस कर रखी है। फिर हम आगे थे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे, ये 5वां कॉन्सेप्ट है। 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ लिए? सबसे पहला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर, दूसरा
मीनिंग ऑफ पीपीई, तीसरा आउट ऑफ स्कोप, चौथा इनिशियल रिकॉग्निशन, परचेज करने के ढेरों तरीके, कैश में खरीदो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, हायर परचेज, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज बाय शेयर, कंसोलिडेटेड प्राइस, रिकवरी फ्रॉम डेटर, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, मोल्ड्स एंड डाइज, और ये आपके लूज टूल्स, इतने सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। और फिर मैं आपको लेके आ रहा हूं, पांचवा कॉन्सेप्ट है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का। ये क्या चीज है सर? सबसे पहले पढ़ा था आपने इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली एंट्री पास करना। अब हम पढ़ रहे हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। ये जो एसेट आप खरीद के लाए हो, ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है, इसमें आपको पैसे बाद में भी खर्च करने पड़ सकते हैं। जब खरीदेंगे तब तो खर्च करते करते हैं, बाद में भी खर्च करने पड़ सकते हैं। मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो परचेज के बाद भी उसके ऊपर पैसे खर्च होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डे टू डे रिपेयर है या कोई इंप्रूवमेंट है। अब अगर आप कोई पैसा खर्च करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, कोई सर्विस करा लिया आपने जो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करता रहेगा, इसको बोलते हैं डे टू डे रिपेयर्स, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इंप्रूव कराते हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और खर्च करने के बाद उसकी लाइफ बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटलाइज करेंगे। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई थी आपको। तो ये पैसा परचेज करने के बाद, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी की मैं साल में एक बार तो सर्विस कराऊंगा, मोबिल ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होंगे, हम कराते ही हैं। आपके पास बाइक है, बाइक की भी सर्विस करानी पड़ती है आपको। मेरे पास कैमरा, मैं कैमरे की सर्विस कराता हूँ साल में एक बार, ताकि ये चलता रहे, खराब ना हो। तो ये डे टू डे रिपेयर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है ये। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने, मान लो मेरे पास बिल्डिंग है, मैंने उसमें 2 कमरे नए बना लिए, मैंने ऑफिस में फर्नीचर ऐड कर दिया, तो अगर मैं कुछ एडिशंस करता हूं या इंप्रूवमेंट्स करता हूं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। ये पूरी बातें मैंने क्लास में समझा रखी है आपको। लाइफ इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था एक स्पेशल नोट इंस्पेक्शन कॉस्ट पे। ये जो बेटे एयरक्राफ्ट्स हैं, ये जो क्रूजेज हैं, ये जो शिप्स हैं, कोई हवा में फ्लाई कर रहा है, कोई समंदर में तैर रहा है, इसमें हजारों पैसेंजर्स होते हैं, उनकी लाइफ स्टेक भी होती है। एक केमिकल कंपनी है, उनके पास बॉयलर्स हैं जिनमें केमिकल बनता है। अगर वो बॉयलर फट गया तो वहां पे काम करने वाले लोगों की जिंदगी को खतरा है। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कुछ एसेट्स को लेके कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इनकी इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन के बाद जब अप्रूवल आएगा तभी आप इनको यूज कर सकते हो। आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तो मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन कॉस्ट काफी हैवी अमाउंट होती है। एयरक्राफ्ट की लाइफ है 15 साल, इंस्पेक्शन होगी हर 5 साल बाद, तो उसकी लाइफ में 3 बार इंस्पेक्शन हो जाएगी। तो ये काफी हैवी एक्सपेंडिचर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन कॉस्ट को अलग से रिकॉर्ड करना है और इसको अपनी लाइफ में इसको राइट ऑफ करना है, और इस पे क्वेश्चन भी कराया था आपको स्टडी मैट से, ये इसमें लिखवाया हुआ। ये एक तरह से डिफरेंट कंपोनेंट माना जाता है। इसको हम एसेट से अलग करते हैं और इसका डेप्रिसिएशन भी अलग लगाते हैं। अच्छा जी, ये पूरी बात समझाने के बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आ गया था। ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, किस चीज के ऊपर है? मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स को कैसे दिखाना है, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। ये मैं आपको अगले पार्ट में डिस्कस करके दूंगा। आज की रिवीजन में इतना ही कराना था मैंने, बाकी का सारा रिवीजन अगले वीडियो में कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से नजर मार लो बेटे अब आप।